संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया और कहा कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी उन्होंने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। पहला मतलब आ, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिक प्रत्याभूत है। बा, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रीट में शामिल है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पक्ष। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यह कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्ति प्राप्त है। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्ति केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है। यह सभी प्रकार के रीटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का
न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अन्याय नहीं। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रीट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। तो अब हम रीट को जानेंगे। उच्चतम इसके क्षेत्र, इसके प्रकार और क्षेत्र दोनों को। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रीट जारी कर सकते हैं। ये बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पक्ष संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इस रीट को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूँकि अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रीट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रीट जारी करना प्रारंभ कर दिया। यह रीट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधित न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय के तीन प्रकार से भिन्न है। पहला है, उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय की बात है ये। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकते हैं। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार से संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अन्य अपने क्षेत्र के राज्य को या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ भी जारी कर सकता है। इस तरह रीट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। तीसरा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय
अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधित न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षण एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रीटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। तो पहला है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे देखते हैं। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब को प्रस्तुत किया जाए या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रीट तब जारी नहीं की जा सकती। यह रीट तब जारी नहीं की जा सकता है जब यदि पहला हिरासत कानून सम्मत है, दूसरा कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तीसरा न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं चौथा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। इसके बाद है परमादेश। परमादेश को हम समझेंगे कि ये क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। तो वो कौन कौन से है? ये पहला है निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। दूसरा ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है। तीसरा जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं। चौथा संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध। पांचवा भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध। छठवां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है,
प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधित रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है। आई बात समझ में आपको? ये प्रशासनिक अधिकरणों, विधायी निकायों एवं जो निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उत्प्रेषण जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रीट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था। प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है अधिकार पक्ष। इसका शाब्दिक अर्थ प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो इस प्रकार आपने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की रीट को समझा। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि यह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधान मंडल को। इस तरह की संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों का निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों, राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुक्ति होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों
या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। से आपने समझा ध्यान से कि इन अधिनियमों द्वारा रोक लगाया गया है इन पे। सैन्य बलों के सदस्य, अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं, वह भी इनमें शामिल है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि जहाँ तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्र अधिकार से अपवर्जित करते हैं। तो ये कितना भिन्न है ना। अनुच्छेद 33 कितना अलग है दूसरों से। तो आपने जाना इसमें बहुत महत्वपूर्ण सेना से संबंधित सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य बलों के मूल अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंध, मतलब किन किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है को जाना आपने। अब नेक्स्ट है